दिल से बनारसी। ये मेरा न्यूज़ जो है जागरण में पब्लिश हुआ है। जागरण में एक कॉलम है कि वतन की याद आती है। इसमें इन्होंने बोला है कि विदेशों में रहने वाले लोग रह रहे लोग अपने तक पहुंचाना चाहते हैं अपना हाल, तो हमें 200 शब्दों में भेजे कहानी। अपना हाल तो हमें 200। ठीक है। विदेशों में रह रहे लोग अपनों तक पहुंचाना चाहते हैं अपना हाल, तो हमें 200 शब्दों में भेजे कहानी। और ये इनका फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब है। ये तो चूँकि मैं बनारस का हूँ, तो मेरे ब्रदर ने भी भेजा ये कि तुम भी पब्लिश कर सकते हो। हमने कहा ठीक है, करता हूँ। अब क्या है इसमें, क्या मैंने लिखा है? दिल से बनारसी। ये जो है दिल से बनारसी टाइटल जो है मैंने सेलेक्ट नहीं किया। टाइटल हमको लगता है जागरण के एडिटर ने जो है उसी ने सेलेक्ट किया है। मैं डॉक्टर गिरीश, मैंने लिखा क्या, तो मैं डॉक्टर गिरीश कुमार श्रीवास्तव, 17 साल से स्पेन में हूँ। यहाँ अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिक हूँ और विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के साथ ही जर्नल ऑफ ऑल बायो सॉल्यूशन में मुख्य संपादक की भूमिका भी निभा रहा हूँ। मतलब मेरा जो जर्नल है ऑल बायो सॉल्यूशन, उसमें मैं एडिटर इन चीफ हूँ, फाउंडर भी हूँ। दोनों काम मैं ही करता हूँ। और भी लोग हैं, टीम है एक पूरी। बनारस में मेरा घर मावी नगर कॉलोनी में है। वहाँ मेरी माँ, भाई और उनका परिवार रहता है। यूपी कॉलेज में स्कूली शिक्षा और बीएससी की है। पढ़ाई यूपी कॉलेज में की थी। बीएससी भी वहीं से किया था। बचपन से ही, मतलब नर्सरी से ही यूपी कॉलेज में मैंने पढ़ाई की थी और बीएससी तक वहीं पे था। मास्टर डिग्री में दूसरे जगह चला गया। पंतनगर विश्वविद्यालय, जीवी पंतनगर विश्वविद्यालय में एमएससी बायोटेक्नोलॉजी किया मैंने। के बाद वहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का किया था मैंने। वो नेशनल लेवल का जो कंपटीशन होता है बायोटेक्नोलॉजी का, उस समय आज से 10 साल पहले था, तो उस समय मैंने बायोटेक्नोलॉजी का निकाला था। 3 निकाला था कैरियर। एक केमिस्ट था, दूसरा केमिस्ट्री पढ़ना था, दूसरा था डेंटिस्ट बनने था, और तीसरा था बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में मैं चूज किया गया बाद में। आप जानते ही हैं, सब ऐसे ही चलता है भारत में जो है। ऐसे ही चलता है सिलेक्शन, जानते हैं, फैमिली डिसाइड करती है क्या सेलेक्ट कर। ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, बीएचयू में कुछ साल, बीएचयू में भी मैं रहा कुछ साल, जूनियर रिसर्च फेलो रहा। सीएसआईआर का फेलोशिप निकाल लिया था मैंने। तो वहाँ पे कुछ साल तक, पंतनगर से वापस आने के बाद बीएचयू में कुछ सालों तक था बायोटेक्नोलॉजी में। फिर उसके बाद मैंने इंटरनेशनल फेलोशिप निकाला और उस फेलोशिप, इंटरनेशनल फेलोशिप के साथ पढ़ाई के लिए स्पेन आ गया। स्पेन वापस क्या, स्पेन आ गया पढ़ाई करने के लिए। और 17 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। आया था कुछ सालों के लिए और 17 साल बीत गए। पता ही नहीं चलता है टाइम। अभी भी लगता है कि मैं नए आया हूँ यहाँ पे। 17 साल हो गए, फिर भी लगता है कि नए आया हूँ अभी। ठीक है। कुछ दिन पहले तक, अब कोरोना वायरस के बताते हैं। कुछ दिन पहले तक कोरोना महामारी से प्रभावित चीन और इटली के बाद स्पेन तीसरा देश था। सही बात है। अभी कुछ दिन पहले, जो कुछ हफ्ते पहले तक जो है, स्पेन में बहुत बुरी हालत थी। लोग लगभग 1000 लोग पर डे मर रहे थे। 8000 इन्फेक्शन पर डे था और इमरजेंसी घोषित किया जा चुका था। रोज़ टेलीविज़न पे सुबह शाम दोपहर जो है गवर्नमेंट का जो है स्पोक्स पर्सन और डिफरेंट एजेंसियों के डायरेक्टर आके जो है क्या सिचुएशन है उसके विषय में बताते थे और
लोकल गवर्नमेंट का भी, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, पूरा मतलब जनता को इन्फॉर्मेशन रियल देते रहते थे वो लोग। स्पेनिश सरकार ने आपात घोषित कर रखा है। हाँ, सही बात है। ज़्यादातर लोग घर से काम कर रहे हैं, तो हाँ ये भी सही है कि ज़्यादातर लोग जो है, आपातकाल तो घोषित की, इमरजेंसी तो घोषित हो गई थी, पर वर्क फ्रॉम होम ये जो है ट्रेंड जो है, तो वर्क फ्रॉम होम ऐसा नहीं कि आप हॉलीडे पे हैं, आपको काम करना है और घर से काम करना है। मैं भी घर से ही काम कर रहा था, कंप्यूटर पे ही लेक्चर, क्लासेस और जो भी है सब घर से ही, रिपोर्ट तैयार करना सब कुछ घर से ही हो रहा था, और अभी भी होता है। मैं स्पेन में अकेला रहता हूँ, ये भी सही बात है कि मैं अकेले घर में रहता हूँ, और 2 महीने तक तो घर में बिल्कुल बंद पड़ा हुआ था, क्योंकि बाहर जा ही नहीं सकता था, बाहर अलाउड नहीं था। अब घर में अकेले रहना थोड़ा सा कभी कभी डर लगता था, पर फिर भी कहता चलो कोई बात नहीं। लेकिन साइकोलॉजिकल प्रेशर भी होता था थोड़ा। आप जानते हैं कि अगर बाहर आप जाएंगे तो थोड़ा मिलेंगे जुलेंगे लोगों से, तो थोड़ा या वॉक करेंगे, थोड़ा बहुत चेंज होगा, डाइवर्ट होगा। पर इस केस में क्या था कि आप 2 कमरे के रूम में एकदम बंधे हुए हैं, आप वॉक भी नहीं कर सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बालकनी में जा सकते हैं, बालकनी से सड़क भी देख सकते हैं। सड़क क्या देखेंगे, और जहाँ जिस सड़क पे कोई है ही नहीं है, ना गाड़ी है ना कार है, कुछ भी आदमी लोग नहीं है, तो क्या देखेंगे वहाँ पे? पेड़ वो 1-2 तो पेड़ हैं, उसको क्या देखेंगे? फिर ड्राइंग रूम में आइए, ड्राइंग रूम से जो है ड्राइंग रूम में टीवी देखिए या काम कीजिए, उसके सिवा दूसरे कमरे में चले जाइए, वहाँ सो जाइए, किचन में चले जाइए, बाथरूम में चलिए, इसके सिवा और कोई और नहीं था। थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कर लीजिए, और कुछ था नहीं। तो इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता था। लेकिन लॉकडाउन अवधि में अपने परिवार और बनारस के जीवन को बहुत याद किया। ये भी बात सही है कि बनारस की लाइफ को मैंने याद किया उस समय। फैमिली वाले मैंने देखा कि और दिनों तो लोग कॉल नहीं करते हैं, पर उस समय लगातार जो है मॉर्निंग में एक कॉल आता था, शाम को एक कॉल, दोपहर में एक कॉल, मतलब पर डे ये बन गया था कि रोज़ एटलीस्ट 3 कॉल जो है, 2 कॉल तो फिक्स था, तो रोज़ लोग बात करते थे कि क्या सिचुएशन है, कि मैं ठीक ठाक हूँ कि नहीं। हमेशा बनारस से संबंधित खबरों, ख़ासतौर पर कोरोना पर नज़र रखता हूँ। सही है कि मैं बनारस में क्या हो रहा है उस पर नज़र रखता था, और हमेशा सुबह शाम न्यूज़ पढ़ता रहता था कि बनारस में क्या चल रहा है इस समय। और कोरोना वायरस का जो बनारस में हॉस्पिटल है वो मेरे घर के बगल में ही है, तो और भी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता था कि कौन क्या हो रहा है वहाँ पे। हालांकि बनारस से बहुत दूर हूँ, लेकिन दिल से बनारसी हूँ। भाई सही बात है, दिल से बनारसी ही हूँ, अभी भी हूँ। नहीं रहता तो ये कॉलम क्यों लिखता मैं? तो बनारस की लाइफ डिफरेंट है, यहाँ की लाइफ डिफरेंट है, हर जगह की लाइफ डिफरेंट है। लाइफ डिफरेंट ही है सब जगह। चलिए, और कुछ तो है नहीं, बस यही था बताने को। पढ़िए, आप भी पढ़िए। ओके, बाय।